नमस्कार नमस्कार मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कहानी सभ्यता का एक दिन के बारे में बतला रही हूँ। अज्ञेय जी की कहानियाँ समकालीन यथार्थ बोध की कहानियाँ हैं। अज्ञेय एक आत्मनिष्ठ कलाकार है और वातावरण अथवा परिवेश से भिन्न उनकी कहानियों की एक अंतरंग दुनिया है। यही कारण है कि अज्ञेय की कहानी कला के साथ हिंदी कहानी में एक समस्या पैदा होती है और वह समस्या यह है कि देश और काल के साथ निजी भोक्ता संसार का संबंध क्या है। प्रेमचंद की कहानियों के साथ ये सवाल नहीं उठता क्योंकि प्रेमचंद की कहानियाँ व्यापार रत समाज की कहानियाँ हैं। इसके विपरीत जैनेन्द्र, अज्ञेय, इला चंद्र जोशी, पहाड़ी आदि की कहानियाँ एक खानगी यानी आत्मीय जगत की कहानियाँ हैं। यह आत्मीय जगत दुनिया जो इन कहानीकारों के साथ पहली बार हिंदी कहानी में प्रतिसर्जित होती है, उसका विस्तार समकालीन कहानियाँ हैं। सभ्यता का एक दिन अज्ञेय जी की उन समकालीन कहानियों में से है जिसमें उन्होंने स्वयं घटनाक्रम को छोड़कर दैनंदिन स्थितियों के सहारे कहानी लिखी है। उन्होंने अपने जर्नल में लिखा है, जीवन में केवल परिस्थितियाँ होती है, घटनाएं तो विरल ही घटित होती हैं। यह एक सचेत भोक्ता व्यक्ति की स्वीकृति भी है और एक संवेदनशील रचनाकार की आत्मस्वीकृति भी है। वस्तुतः जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता, केवल परिस्थितियां ही बनती है और बिगड़ जाती हैं। इसीलिए साहित्य में सिचुएशन को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दैनंदिन जीवन को विषय वस्तु के रूप में उपस्थित करने की दिशा में जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल आदि कहानीकारों का विशेष महत्व है। सभ्यता का एक दिन दिन भर के कार्य विस्तार का ही एक संवेदनशील संगठन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में समकालीन मनुष्य की कुछ ऐसी आपात समस्याओं की अंतर्ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है जिन्हें हम अक्सर विदेशी कहानी के माध्यम से सुनते आए हैं। इस दृष्टि से हम पाते हैं कि वस्तु विकास में हिंदी कहानी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। इस कहानी की समस्या का संबंध व्यक्ति के आत्मनिर्वासन की समस्या से है। किस तरह आज का आदमी सभ्यता से अलगाव का अनुभव करता है, एक ऐसे अलगाव का जो उसके व्यक्तित्व को मिटा देने वाला है। इसी संहारक परिस्थिति के विरुद्ध हमारी लड़ाई सभ्यता की आत्मा से एक हो जाने की है। इस कहानी के कथ्य में सभ्यता और संस्कृति के अंतर्विरोधों को लक्षित करने की चेष्टा की गई है। इसमें संपूर्ण सभ्यता एक विडंबना की तरह दिखाई पड़ती है। नरेंद्र, जो इस कहानी का प्रमुख नायक है, उसका अनुभव हमें बताता है कि सभ्यता ने जहाँ मनुष्य को बाहर से भव्य और समृद्ध किया है, वहीं उसे अंदर से खोखला भी कर दिया है। मानवीय संवेदनाएं उसमें मरती चली जा रही हैं। यह सभ्यता मनुष्य के बीच घृणा पैदा करती है। विज्ञान ने हमें सुख नहीं प्राचुर्य दिया है। यह प्राचुर्य एक झूठे आत्माभिमान में बदल गया है। एक व्यक्ति के साधारण जीवन में इस सभ्यता की बहुत ही छोटी और कच्ची भूमिका है। नरेंद्र अनुभव करता है कि सभ्यता ने ऐश्वर्य और आत्माभिमान का जो बाहरी ठाठ खड़ा किया है, इसके भीतर आत्मगौरव नहीं है, क्रियाशीलता भी नहीं है। एक अपराधी निर्वासित अंतरात्मा है। जब हम अपने सामान्य अनुभवों से होकर इस सभ्यता को पहचानना चाहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि इस समृद्धि के साथ दरिद्रता बुरी तरह जुड़ी हुई है। प्रस्तुत कहानी की भावभूमि अत्यंत अर्थवान है। यहाँ एक साधारण नागरिक के दैनंदिन जीवन और अनुभव के माध्यम से कहानीकार संपूर्ण सभ्यता और व्यवस्था के तीखे अंतर्विरोधों को लक्षित करता है। यह अंतर्विरोध सुख समृद्धि का है, आत्माभिमान और वास्तविक संस्कृति का है, बहुसंख्यक दरिद्रता और अल्पसंख्यक ऐश्वर्य का है। यह अंतर्विरोध वस्तुतः बाहर और भीतर का है। इस सभ्यता ने मनुष्य का सामुदायिक व्यक्तित्व अपहृत कर दिया है और उसके बदले उसे एक निर्वासित वैयक्तिकता प्रदान की है। यह कहानी कथ्य की दृष्टि से अत्यंत आधुनिक कहानी है। इसकी संरचना भी पिछले युग की कहानियों से अलग थलग दिखाई पड़ती है। इसमें न तो कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम है
और न कोई नाटकीय परिस्थिति है। एक सामान्य अनुभव खंड के चारों ओर कुछ स्थितियों को बड़ी संवेदनशील क्षमता के साथ लेखक ने संकेंद्रित कर दिया है और इन्हीं अनुभव खंडों के भीतर से कहानी का तथ्य जो है वो जन्म लेता है। कहानी अत्यंत आधुनिक शैली में लिखी गई है। इस तथ्य को मनोवैज्ञानिक कहानीकारों ने अनेक शिल्पों में प्रस्तुत किया है। कहीं से चेतना प्रवाह का तंत्र दिया गया है, कहीं स्मृति विधान से इसे प्रस्तुत किया गया है और कहीं रूपकों में इसी अनुभव को मूर्त करने की चेष्टा की गई है। लगभग इसी प्रकार का अनुभव काफ्का की कहानी मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है। जॉयस की कहानी दी डेड में भी ऐसा ही दैनिक अनुभव केंद्रीय भाव विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी का रचना शिल्प बहुत शुद्ध एकात्मक है, अर्थात कथा विधान में किसी प्रकार का अतिरिक्त संयोजन नहीं मिलता। 20वीं शताब्दी के पश्चिमी लेखकों ने इस कथा शिल्प का अधिकाधिक प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। जहाँ तक भाषा की बात है तो जैनेन्द्र और अज्ञेय की पीढ़ी ने कहानी की भाषा को निश्चित रूप से समृद्ध किया है। कहानी की आंतरिकता के लिए प्रायः संकेतात्मक और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अज्ञेय ने अपनी भाषा के संबंध में लिखा है, मैंने काव्य और गद्य के लिए प्रायः समान भाषा का उपयोग इसलिए किया है कि दोनों में ही जटिल मानसिक स्थितियों के लिए यह कार्यकारी होती है। वस्तुतः वर्णन और विवरण की भाषा को संकेत और लाक्षणिक विशेषता देने का कार्य अज्ञेय की कहानियाँ करती हैं। अज्ञेय ने भाषा के लाक्षणिक संकेतों के साथ साथ संश्लिष्ट रूपों पर भी ध्यान रखा है। सभ्यता का एक दिन में विवरण और संकेत दोनों मिलते हैं। भाषा आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर समान संकेत देती है। वस्तुतः यह विवरण से शुरू होकर प्रायः लाक्षणिक संकेतों में विकसित हुई दिखाई पड़ती है। कहानी की संरचना के लिए भाषा के स्वरूप का व्यवहारिक महत्व स्वतः स्पष्ट है। भाषा जहाँ विवरण अथवा घटनाक्रम से जुड़ती है वहाँ विवरणात्मक है। जहाँ कहीं भी अनुभव और भावना के आंतरिक स्तरों का प्रसंग आता है वहाँ भाषा प्रायः लाक्षणिक और सांकेतिक हो जाती है। अंततः यही कहूँगी कि सभ्यता का एक दिन लाक्षणिक कहानी की तरह लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसे नीति कथा या शिक्षाप्रद कहानी की तरह महत्वपूर्ण कहानी कहा जा सकता है। धन्यवाद।